नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है पुलिस स्टेशन में बैठकर रोता हुआ पिता। वह बुजुर्ग जिसे चोरी के इल्ज़ाम में लाया गया था, उसे छुड़ाने के लिए एक लड़की अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंची। तो उनमें से एक लड़का बुजुर्ग आदमी का हाल देखकर बौखला गया। उस बुजुर्ग को पीटा गया था, लेकिन वह लड़का कौन था जो बुजुर्ग आदमी को देखते ही रो पड़ा? आइए जानते हैं। एक बूढ़ा आदमी जो कि पुलिस स्टेशन में बैठा बैठा सुबक सुबक कर रो रहा था। उसके रोने का केवल एक यही कारण नहीं था कि पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट की थी, बल्कि वह इसलिए भी ज़्यादा रो रहा था क्योंकि आज उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी और जैसा जीवन में कभी कोई इंसान नहीं चाहेगा। आज उनके साथ जो हुआ वह उन्हें जीवन भर के लिए एक नासूर बनकर एक ऐसा घाव दे गया जो जीवन में शायद कभी न भर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस स्टेशन में जिस आदमी को मार लगाई जा रही है, उसने कोई ना कोई जुर्म तो ज़रूर किया होगा, और ऐसे में जो इंसान खुद गलत हो वह किसी और को क्या ही कह सकता है, और ना ही वह किसी से कोई उम्मीद लगा सकता है। लेकिन आज जो हुआ वह बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, क्योंकि राजेश जी कोई अपराधी नहीं थे, ना ही उन्होंने कोई अपराध किया था कि वह जेल में पुलिस वालों से मार खाकर बैठें, बल्कि वह तो एक सभ्य और सुशील व्यक्ति थे। और कैसे वह उस पुलिस स्टेशन के अंदर तक पहुँचे, और आखिर क्या थी वह बात जिसे सोच सोच कर उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चलते हैं कहानी की और बताते हैं आपको कि ऐसा क्या हुआ। दरअसल राजेश जी ठेले पर सब्जियां बेचने का काम किया करते थे। अब कुछ दिनों से किसी कारणवश उनकी आमदनी बिल्कुल रुक सी गई थी। वे पहले तो ठीक ठाक पैसे कमा लिया करते थे, कम से कम इतने पैसे तो कमा ही लिया करते थे कि अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे पा रहे थे। उन्होंने खुद चाहे कितनी भी मेहनत की, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने में कभी कोई कंजूसी नहीं की। जैसे वह सिर्फ एक ठेले वाले थे, वैसे उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। राजेश जी के 2 बच्चे, दोनों ही लड़के थे। अब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की और आखिरकार जैसे तैसे उन्होंने उनकी 12वीं अच्छे प्राइवेट कॉलेज से करवा दी। और क्योंकि वे इतनी अच्छी किसी कंपनी में नौकरी या कोई ज़्यादा अच्छा बड़ा काम तो नहीं करते थे, इसीलिए अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी करवाने के दौरान उनके ऊपर काफ़ी कर्ज भी हो गया। क्योंकि जहाँ कमाने वाला एक इंसान हो और खाने वाले 4 इंसान हों, तो भला कोई इंसान कहाँ से पैसे जोड़ ले। यह तो वही बात हो गई ना कि आमदनी 1 रुपये और खर्चा 10 रुपये, तो अब 9 रुपये की पूर्ति भला कहाँ से की जाए। उसकी पूर्ति को, उसी कमी को पूरा करने के लिए बेचारे दिन रात मेहनत करते कि कैसे भी करके एक बार उनके बच्चे कामयाब हो जाएं, तो उसके बाद उनका जीवन भी सुधर जाएगा। वैसे भी हर माँ बाप यही चाहते हैं कि एक बार उनके बच्चे कामयाब हो जाएं, उसके बाद वह सब कुछ देख लेंगे, धीरे धीरे सब कर ही लेंगे। बच्चों से उन्हें बहुत उम्मीदें थीं और इसीलिए वह उनके साथ उनकी पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे और हमेशा ही उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहते। हमेशा उनसे कहते कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, लेकिन अपनी पढ़ाई में किसी भी चीज़ को रुकावट मत बनने दो। जब तक मैं हूँ तब तक तुम दोनों को किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा बेटा, उसके लिए मुझे खुद को बेचना ही क्यों ना पड़ जाए। तब तो उनके बेटे भी उनके बारे में बहुत सोच समझ कर चलते थे, लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए और उनके खर्च भी बढ़ते चले गए। अब राजेश जी पास ही की एक फैक्ट्री में रात में कुछ घंटे के लिए काम करने चले जाया करते और सुबह उठते ही अपने ही एरिया में
कचौरी वगैरह नाश्ते का सामान बेचने लग जाते और शाम के समय 3-4 बजे के आसपास अपने ही घर के एरिया में अपने ठेले पर सब्जियां रखकर निकल पड़ते और सब ओर घूमा करते। आसपास के एरिया के अलावा वह कभी कभी दूर दूर भी जाने लगे थे और उनके बेटे भी एक के चक्कर में दूसरा उसकी होड़ किया करता। दोनों ही एक जैसी पढ़ाई करते, एक जगह ट्यूशन लगाते। किसी एक को अगर कोई भी चीज़ लाकर दे दें तो दूसरा भी तुरंत ही वह चीज़ मांगने लगता, कहता कि इसको तो दिला दी, मुझे भी चाहिए। ऐसे ही शुरू से उन्होंने अपने दोनों ही बच्चों को एक जैसी पढ़ाई करवाई और अब दोनों ही एक साथ इंजीनियरिंग करने के लिए कहने लगे। लेकिन इंजीनियरिंग करना कोई मामूली बात तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उस घर पर लोन ले लिया जो उन्होंने बरसों पहले बड़ी मेहनत के पैसों से खरीदा था। उस घर को खरीदने के लिए कितनी मेहनत के साथ साथ दिन रात एक कर दिया था, तब जाकर वह घर खरीदा। लेकिन बच्चों के सपनों के आगे उन्हें अपने सपनों की कोई कीमत न लगी। वह घर को गिरवी रखकर भी वे लोन भी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन फिर भी बेटों ने जिद की तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं था बजाय लोन लेने के, और इसीलिए उन्होंने उस घर को गिरवी रखकर लोन ले ही लिया। लोन लेने के बाद उन्होंने अपने बेटों की पढ़ाई में सारा पैसा लगा दिया और अब उनके बेटों की फाइनल ईयर चल रही थी। पढ़ने में उनके बेटे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं थे, वे दोनों ही होशियार थे और अभी तक दोनों ही अपने माँ बाप से प्यार भी करते थे और उनकी परवाह भी करते थे। लेकिन फिर भी एक दिन यह सब हो जाएगा, इसके बारे में राजेश जी क्या, उनकी पत्नी ने भी नहीं सोचा था। दोनों ने ही नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उनके दोनों बेटे जो कि कॉलेज में पढ़ते थे, वह रोज़ाना ही कॉलेज जाया करते थे और कभी कभार राजेश जी भी उनके कॉलेज के पास से होकर ही मंडी से सब्जियां लेकर आया करते थे। मंडी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं थी, यही कोई 2-2.5 किलोमीटर दूर थी। कॉलेज के पास से होकर एक शॉर्टकट का रास्ता था। अगर मेन रोड से जाते तो उन्हें कम से कम 2-2.5 घंटे का समय पैदल आने जाने में लग ही जाता और इसीलिए वे जब भी मंडी से सामान लेकर आया करते तो कोशिश किया करते कि वह बच्चों के कॉलेज के पास जो शॉर्टकट है वहीं से सामान ले आएं। वह तो कभी कभी किसी ई रिक्शा में या कभी ऑटो में रखकर सामान ले आया करते थे। लेकिन एक दिन जब अपने घर से मंडी के लिए वे निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी जेब में एक भी रुपया नहीं था। ऐसे में वह मंडी से सब्जियां लेकर आते तो कैसे लेकर आते? मंडी में तो उनका महीने का हिसाब, कभी हफ्ते का हिसाब, तो कहीं 4-5 दिन का हिसाब चल जाया करता था। इसीलिए वे अपने घर से थैला लेकर निकल पड़े और अपने बेटे के कॉलेज के सामने से होकर मंडी पहुंच गए। अब मंडी से सब्जियों के साथ साथ कुछ फल लेकर भी आने लगे। वापस लौटते वक्त लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे। तभी वह अपने बच्चों के कॉलेज के सामने से गुजर रहे थे कि तभी वहाँ एक लड़की आई। वह लड़की आकर राजेश जी से कहने लगी कि अंकल जी फ्रूट्स कैसे दिए हैं। अब क्योंकि राजेश जी ठेले पर थे तो उसे लगा कि वे बेच रहे हैं यह सामान, तो राजेश जी उस लड़की से बोले, नहीं बेटा, मैं यह फ्रूट्स नहीं बेच रहा हूँ, यह फ्रूट्स तो मैं अपने घर के लिए लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो उनके लिए यह सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, इसीलिए मैं यह फ्रूट्स उनके लिए लाया हूँ, तुम किसी और दुकान से ले लेना। तो वह लड़की बोली, अंकल जी आप हमारे कॉलेज के आसपास कोई दुकान तो है नहीं अब, और मुझे फ्रूट्स लेकर भी जाने हैं, तो प्लीज़ आप ही इनमें से कुछ फ्रूट्स दे दीजिए, अपने घर ले जाइएगा कुछ फ्रूट्स। और फिर वैसे भी आप तो शायद यह सब सामान बेचते ही हैं ना, अपने लिए और ले आना, यह फ्रूट्स मुझे दे दो। लेकिन फिर भी राजेश जी ने मना कर दिया। तो उस लड़की के साथ एक और लड़की थी,
उसने राजेश जी से थोड़ी रिक्वेस्ट की कि अंकल जी प्लीज़ दे दीजिए, हमारे घर के रास्ते में कोई और दुकान नहीं पड़ती, खामोखा हमें परेशान होना पड़ेगा, दुनिया भर में घूम के जाना पड़ेगा। तो राजेश जी ने उस लड़की की परेशानी समझते हुए उन्हें वह फ्रूट्स दे दिए। फल मिलने के बाद वे दोनों लड़कियां पैसे देकर वहां से चली गईं और राजेश जी अपने घर के लिए आने लगे। लेकिन गर्मी के कारण उन्हें प्यास इतनी ज़्यादा लग रही थी तो उन्होंने सोचा कि चलो अब जब कॉलेज तक आकर यहाँ रुका ही हूँ तो यहाँ से थोड़ा पानी पी लेता हूँ। कॉलेज के पास में ही पानी की टंकी लगी हुई थी तो राजेश जी जाकर वहाँ पानी पीने लगे। इतनी ही देर में वह लड़की अपनी क्लास में पहुँची और अपने दोस्तों से बातें करने लगी कि तभी उसे ध्यान आया कि उसके पास उसका फ़ोन नहीं है। उसका फ़ोन भी बहुत ज़्यादा महंगा था। अब इतना महंगा फ़ोन खोने पर वह लड़की बहुत परेशान हो गई और इधर उधर घूमने लगी और अपना फ़ोन ढूंढने लगी, लेकिन उसे क्लास में कहीं भी फ़ोन नहीं मिला। अब वह दौड़ती हुई राजेश जी को ढूंढती हुई कॉलेज के बाहर आई। साथ में उस लड़की का एक दोस्त भी था। जब उस लड़की ने उसे बताया कि मैं बाहर से फ्रूट्स लेकर आई हूँ तो शायद मैंने वहीं फ़ोन भी छोड़ दिया है, तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों फ़ोन ले आते हैं। तो वह लड़का भी उसके ही साथ आ गया और वे लोग जैसे ही आए तो वह लड़की राजेश जी को इधर उधर देखने लगी। वह लड़का किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था शायद। इतनी ही देर में लड़की की नज़र राजेश जी पर पड़ी, जो कि अब पानी पीने के बाद अपना ठेला लेकर कॉलेज के सामने से निकल गए थे। वह लड़की पीछे से चिल्लाती हुई राजेश जी को रुकने का इशारा कर रही थी। राजेश जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की उन्हें ही बुला रही थी। सब्ज़ी वाले अंकल, ओ सब्ज़ी वाले अंकल, रुको ज़रा। तो राजेश जी रुक गए। अब वह लड़की हंसती हुई उनके पास आई। उनके पास आ पहुंची तो राजेश जी बोले कि क्या हुआ बेटा, फलों में कोई परेशानी है क्या, तुम फल लौटाना चाहती हो क्या? तो वह लड़की बोली, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं लौटाना अंकल, बल्कि आप मुझे लौटाएंगे। चलिए निकालिए, मेरा फ़ोन कहाँ है? यह सुनकर राजेश जी अचंभे से उस लड़की की ओर देखने लगे और चौंकते हुए उसकी ओर देखते हुए वे उससे बोले, फ़ोन? कौन सा फ़ोन बेटा? यहाँ तो कोई फ़ोन नहीं है, और अगर होगा भी तो यहीं कहीं होगा, देखो तुम अच्छे से देख लो। वह लड़की ठेले पर चारों ओर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो वह लड़की राजेश जी से बोली, अंकल ज़्यादा सीधे मत बनो, चुपचाप मेरा फ़ोन निकाल दो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरा फ़ोन आपके ही पास है। तब राजेश जी ने फिर से उससे वही बात कही कि मैंने तुम्हारा कोई फ़ोन नहीं देखा बेटा, मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे पास कोई फ़ोन भी था। तो वह लड़की बोली कि हाँ, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ, तुम फ़ोन देखते ही नीयत ख़राब हो गई होगी तुम्हारी कि इतना महंगा फ़ोन है, कुछ पैसों में बिक ही जाएगा, या फिर अपने बच्चों को दे दोगे जिनके बारे में तुम हमें बता रहे थे। मुझे कुछ नहीं पता, अगर सीधी तरह से मेरा फ़ोन नहीं निकाला ना तो सोच लेना कि मैं आपका क्या हाल करूँगी। मैं अभी के अभी जाकर पुलिस को बुला लाऊंगी, फिर मत कहना कि मेरे साथ इतना बुरा किया, 2 डंडे पड़ते ही अपने आप बता दोगे कि फ़ोन कहाँ है। यह सुनकर राजेश जी थोड़े से घबरा गए और कहने लगे कि तुम बेटा यह सब क्या कह रही हो, मैंने जब तुम्हारा कोई फ़ोन लिया ही नहीं तो तुम मुझ पर ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो। तो वह लड़की अपने दोस्त को बुलाती हुई बोली, सुनो मुकुल, इधर आओ ज़रा, देखो यह बुढ़ा मेरा फ़ोन नहीं दे रहा है। उस लड़की ने शोर मचा मचा के वहाँ बहुत लोगों को इकट्ठा कर लिया और सबके सामने राजेश जी की बेइज्जती करने लगी कि तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग कोई महंगी चीज़ अच्छी लगी नहीं कि अपना ईमान धर्म भूल जाते हो, दुनिया को दिखाने के लिए सब्जियां लेकर घूम रहे हो और वैसे देखो दूसरों का सामान चोरी करते फिरते हो। और भी न जाने क्या क्या बातें वह कह रही थी।
इतनी ही देर में मुकुल, जो कि बहुत देर से फ़ोन पर बात कर रहा था, वह अपनी फ्रेंड रीना के पास आया और जैसे ही वह उस बूढ़े की तरफ देखने लगा तो वह उस बुज़ुर्ग का चेहरा देखते ही चौंक गया, क्योंकि यह बुज़ुर्ग तो कोई और नहीं बल्कि उसके पापा राजेश जी थे। लेकिन सब लोगों के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। उस लड़की ने राजेश जी की न सिर्फ बेइज्जती की बल्कि उसने पुलिस को फ़ोन करके भी बुला लिया और कहा कि सर, इस आदमी ने ही मेरा फ़ोन चुराया है, आप कैसे भी करके इससे मेरा फ़ोन निकलवाइए। पुलिस वालों ने तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला। जब बीच सड़क पर पुलिस वाले राजेश जी के कपड़ों को खंगाल रहे थे तो बेइज्जती के मारे बेचारे राजेश जी शर्म से नजरें नहीं उठा पा रहे थे, और इससे भी ज़्यादा दुख उन्हें इस बात का था कि उनका बेटा उनके सामने खड़ा है लेकिन वह अपने पिता के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है। उसने यह तक नहीं कहा कि मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि उसने तो यही ही नहीं कहा कि यह मेरे पिताजी हैं। उसे तो शायद यह कहने में भी शर्म आ रही थी। बेचारे उम्मीद की नज़रों से बस उसे देख रहे थे, बस इस आस में कि उनका बेटा उनकी ओर देखे और उन्हें कुछ कहे, उन लोगों को रोके कि वह उसके पिता के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसने अपने पिता का साथ देना तो बहुत दूर की बात है, उसने तो उनकी ओर देखा तक नहीं। जब पुलिस वाले किसी चोर की तरह उनकी तलाशी ले रहे थे तभी उस लड़की को संतोष नहीं हुआ, और जब उनकी जेब से उनका फ़ोन नहीं निकला तो वह लड़की इंस्पेक्टर से बोली, सर, मैं यहाँ से कॉलेज के अंदर गई थी तो उस टाइम पर हो सकता है कि इस बुढ़े ने वह फ़ोन किसी और को दे दिया हो। सर, आप कैसे भी करके मेरा फ़ोन निकालें, चाहे तो अगर थोड़े बहुत पैसे खर्च हों तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा कीमती है और अभी 1 महीने पहले ही मेरे बर्थडे पर मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किया है। अब मैं अपना फ़ोन कहाँ से लेकर आऊँ, बताइए मुझे। लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल फ़ोन है, उसकी कीमत कम से कम 1.5 लाख रुपए होगी सर। मुझे पूरी उम्मीद है सर कि वह फ़ोन इसी बुढ़े के पास है। आप इसे अपने साथ ले जाइए, थोड़ी शक्ति से पूछताछ कीजिए तो यह आपको बता ही देगा कि फ़ोन कहाँ है। पुलिस वाले चोरी का इल्ज़ाम लगने पर राजेश जी का गिरेबान पकड़कर उन्हें खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगे, और राजेश जी घबराते हुए, आंखों में आंसू लिए हुए, अचंभित हुए देख रहे थे कि यह सब उनके साथ आज क्या हो रहा है। पुलिस वाले उन्हें घसीटते हुए ले जाने लगे। राजेश जी बार बार मना करे जा रहे थे कि साहब, मैंने कोई फ़ोन नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि इस बेटी का फ़ोन कहाँ है कहाँ नहीं, मैं नहीं जानता साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। साहब, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। लेकिन उन लोगों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें घसीटते हुए ले गए। वे बार बार अपने बेटे की ओर देख रहे थे, लेकिन उनका बेटा अपने पिता को देखकर अपनी नज़रें चुरा रहा था और अपना चेहरा इधर उधर घुमा रहा था। उन्हें इस हाल में देखकर भी जैसे उसे अपने पिता से ज़्यादा अपने दोस्तों के सामने अपनी इज्जत की पड़ी थी, और इसीलिए वह कुछ नहीं बोला। मन ही मन वह भी बहुत परेशान हो रहा था और दुख भी हो रहा था उसे, लेकिन आगे बढ़कर उसने एक शब्द नहीं कहा और ना ही अपने पिता का साथ दिया, वरना शायद वह लड़की इतना कुछ नहीं करती। लेकिन अफसोस कि उनका बेटा एक शब्द भी ना बोला, और आखिरकार पुलिस वाले राजेश जी को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर पहुँचे। पुलिस स्टेशन में जाकर उन पुलिस वालों ने राजेश जी को मारा पीटा और कोशिश की कि वह अपने मुंह से चोरी का जुर्म को कबूल कर लें और सच बता दें कि फ़ोन कहाँ है। लेकिन राजेश जी अपनी बात पर अटल रहे, क्योंकि सच में उन्होंने किसी का कोई फ़ोन लिया ही नहीं था। तो पहले वह जुर्म भला कैसे कबूल कर लेते जो उन्होंने किया ही नहीं था। अब वह लड़की अपने दोस्तों के साथ फिर से कॉलेज के अंदर आई और वहाँ बैठी हुई थी कि तभी
राजेश जी के बेटे मुकुल के फ़ोन पर घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया तो उसके ही क्लास की एक लड़की का फ़ोन था। यह वही लड़की थी जो कुछ देर पहले इस मुकुल की दोस्त रीना के पास थी। इन दोनों ने ही साथ में मिलकर फल खरीदे थे। फ़ोन पर उस लड़की ने कहा कि मुकुल, ज़रा मेरी रीना से बात करा दो। तो उसने फ़ोन रीना को देते हुए कहा, रीना, तुम्हारे लिए कोमल का फ़ोन है, तुमसे कुछ बात करना चाह रही है। शायद तुम्हारा फ़ोन नहीं मिल रहा है ना, तो इसीलिए वह मेरे पास फ़ोन कर रही होगी। तो रीना ने कोमल से कहा कि हाँ कोमल, यार तू एक काम करना, डैड को कॉल करके बोल दे कि वो मुझे यहाँ से ले जाएं। तब कोमल बोली कि पागल, जब तू घर जाए तो वापस यहाँ से होते हुए जाना। मैं अंकल को बोल दूंगी तो तू घर होते हुए निकल जाना, क्योंकि गलती से तेरा फ़ोन मेरे बैग में आ गया है। जब हम लोग फ्रूट्स ले रहे थे तो उसी टाइम शायद फ्रूट्स के साथ साथ तूने अपना फ़ोन भी मेरे बैग में ही छोड़ दिया था। अब मैंने जब घर आकर फ्रूट्स निकाले हैं तो देखा है कि तेरा फ़ोन तो मेरे पास ही आ गया। तो तू एक काम करना, जब तू कॉलेज से घर जाएगी तो मेरे घर से अपना फ़ोन लेते हुए चले जाना। मुझे लगा तुम परेशान हो रही होगी, इसीलिए तुम्हें बता दिया। यह सुनकर रीना चौंक गई और अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी होती हुई बोली, क्या मेरा फ़ोन तेरे पास है? I mean, तू सच कह रही है ना, मेरा फ़ोन तेरे ही पास है? तो कोमल बोली, हाँ बाबा, मेरे ही पास है, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगी। वह तो मैं सोच रही थी कि तेरे डैडी का दिया हुआ गिफ्ट है, तुझे नहीं मिलेगा तो तू घबरा जाएगी। अब तेरा फ़ोन मेरे ही पास था तो मैं कॉल किसके पास करती, इसीलिए मैंने इसे फ़ोन कर दिया। अब तू परेशान मत होना और जाते वक्त घर से फ़ोन ले जाना, ठीक है? इतना कहकर रीना की सहेली कोमल ने फ़ोन रख दिया। अब रीना के साथ साथ उसके सभी फ्रेंड्स को भी पता चल गया कि रीना का फ़ोन कोमल के पास है। अब जब उसे भी यह बात पता चली तो मुकुल गुस्से में आग बबूला हो गया। वह रीना के और गुस्से से देखता हुआ बोला, क्या कहा कोमल ने तुमसे? तो रीना बोली, अरे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। अपना फ़ोन मैंने कोमल के बैग में ही छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा बैग तो उस टाइम कॉलेज में अंदर रखा हुआ था, तो इसीलिए मैंने अपना सामान उसी के बैग में रख दिया था और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि मैंने फ़ोन भी उसी के बैग में रख दिया है। मैंने खामखा उन अंकल को सबके सामने इतना कुछ कह दिया यार। रीना की यह बात सुनकर उसके सभी फ्रेंड्स रीना की बदतमीज़ी पर उसे बातें सुनाने लगे। कहने लगे कि रीना, तुम कितनी सेल्फिश, कितनी बदतमीज़ हो। तुमने तो अपने फ़ोन के लिए उस बुज़ुर्ग आदमी की इतनी बेइज्जती कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सॉरी कहने से वह आदमी तो जेल के बाहर नहीं आ पाएगा ना? उस वक्त तुमने उसकी कितनी बेइज्जती की थी। वह बेचारे बूढ़े अंकल बार बार मना भी कर रहे थे कि मैंने फ़ोन नहीं चुराया, लेकिन तुम तो अपने आगे किसी की सुनने को ही तैयार नहीं थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, सब लोग बस रीना को ही बातें सुनाने लगे। तो रीना बोली, कम ऑन यार, अब मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरा फ़ोन कोमल के बैग में रह गया है। निकल गया दिमाग से, नहीं रहा ध्यान, तो अब मैं क्या करूं? उस टाइम मुझे फ़ोन नहीं मिला तो मैं घबरा गई थी। मुझे लगा कि उस बुढ़े ने ही मेरा फ़ोन चुराया होगा, इसीलिए मैंने कह दिया। तो मुकुल बहुत गुस्से में अपनी बेंच पर तेज़ी से हाथ पटकता हुआ बोला, तो क्या करूं? तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी है कि तुमने किया क्या है रीना? मतलब कि तुमने एक इंसान को भरे बाजार में सब लोगों के सामने उसे क्या क्या कहे जा रही थी तुम, तब तक कि पुलिस वालों को बुलाकर उसे अरेस्ट नहीं करवा दिया। तुमने उसकी बेइज्जती की, सबके सामने उसकी इतनी बेइज्जती की, और अब भी तुम पूछ रही हो, मतलब तुम अब भी हम सब से पूछ रही हो कि तुमने किया क्या है? ज़रा एक बार सोच कर देखो कि कोई तुम्हारे पापा पर किसी भी चीज़ की ऐसी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर तुम्हारे सामने यह सब करी तो तुम क्या करोगी? इस बात पर रीना गुस्से में उसकी ओर देखने लगी और बोली, शट अप मुकुल,
यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो मुकुल बोला, क्यों? जब अपने पापा की बात आई तो यह सब बातें तुम्हें बकवास लगने लगीं, लेकिन जब यही बात मेरी थी तो तब तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ। मेरा मतलब है, तुमने उन अंकल को सबके सामने यूं ही बेइज्जत कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि वह आदमी भी किसी का पिता होगा, उसका भी परिवार होगा, उसकी भी अपने परिवार में कोई इज्जत होगी। एक बार किसी इंसान के साथ यह सब हो तो तुम सोचो कि उस पर क्या बीतेगी। यह सब सुनकर रीना को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन वह क्या करती। अब वह चुपचाप खड़ी हो गई और कहने लगी, हाँ यार, मुझसे गलती तो हो गई। आई एम सो सॉरी गाइस, लेकिन मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। अब तुम लोग ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो सबने कहा कि सबसे पहले तो तुम उन अंकल को पुलिस से आज़ाद करवाकर पुलिस वालों को बोलो कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। तेरे कहने पर ही वह लोग उन्हें लेकर गए थे ना, तो तेरे कहने से ही वह लोग उन्हें छोड़ भी देंगे। जाकर उन अंकल को आज़ाद करा सबसे पहले। तो रीना बोली, लेकिन मैं कैसे? तुम लोग भी मेरे साथ चलो ना। तो रीना की इस बात पर उसके सभी दोस्त तैयार हो गए। वह बोले कि चलो ठीक है रीना, मगर तुम्हें अकेले जाने में अगर अजीब लग रहा है तो हम चलते हैं। लेकिन सच में तुमने बहुत गलत किया है उन अंकल के साथ। इसके लिए तो तुम उनसे कितनी भी माफ़ी मांगो वो कम ही है। इधर रीना अपने दोस्तों के साथ राजेश जी को पुलिस से आज़ाद कराने के लिए निकल गई, और उधर मुकुल मन ही मन खुद को कोसे जा रहा था कि क्यों सबके सामने मैं अपने पिता का साथ नहीं दे सका, क्यों मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया उस समय पर जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आखिर क्यों मैंने अपने पिता को इतनी मुसीबतों में इन सब से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। यह सब बातें सोच सोच कर उसकी आंखों में आंसू आए जा रहे थे, और अब मुकुल को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था कि उसके कारण उसके पिता ने उस गलती की सज़ा भुगती जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। शायद यह सब उसी के कारण हुआ है। यह सब सोच सोच कर बार बार उसका गला भर आ रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसे इतना दुखी देखकर रीना और उसके बाकी सभी दोस्त भी समझ नहीं पा रहे थे कि वह इतना परेशान क्यों है, क्योंकि दुख तो सभी को था। क्योंकि सच में राजेश जी के साथ बहुत गलत हुआ। उनमें से कुछ लोगों ने पूछा भी कि तू इतना परेशान क्यों है, तो उसने कुछ नहीं कहा और वे लोग सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस स्टेशन पहुँचकर रीना ने उन पुलिस वालों से कहा कि सर, आप इन अंकल को छोड़ दीजिए, इन्होंने फ़ोन नहीं चुराया है। तभी पुलिस वाले चौंकते हुए उसकी ओर देखने लगे और बोले, नहीं चुराया है? मतलब? तब तो आप इतना यकीन से कह रही थीं कि फ़ोन इन्होंने ही चुराया है, अब क्या हो गया? सर, दरअसल फ़ोन गलती से मेरे दूसरे बैग में रह गया था और मुझे ध्यान नहीं रहा। मुझे लगा कि इन अंकल के पास होगा, लेकिन मेरा फ़ोन मुझे मिल गया है। रीना की बात सुनकर पुलिस वाले को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह कुछ तीखी सी मुस्कान लिए बोला, तुम जैसे अमीर लोगों के भी अलग ही ड्रामे हैं। जब जी चाहा किसी भी गरीब इज्जतदार आदमी को भी चोर बना दिया, और जब जी चाहा तो आ गए उनके जख्म पर मरहम लगाने के लिए। तब तो तुम ऐसे समझते हो जैसे तुम्हारे अलावा सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब सच सामने आ जाए तो गरीबों की मदद करने वाले ऐसे मसीहा बनते हो जैसे तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं। कांस्टेबल, जाओ उन अंकल को बाहर निकाल दो। जब कांस्टेबल से पुलिस वाले ने कहा तो वह दौड़कर अपने पिता के पास, उनकी जेल के पास पहुंचा, जहां उसके पिता फर्श पर निढाल से बैठे हुए थे और एक टक फर्श को निहारे जा रहे थे। अपने पापा को यूं देखकर उसने उन्हें पुकारा। जैसे ही मुकुल ने उन्हें कहा पापा, तो उतनी ही देर में राजेश जी अपने बेटे की ओर देखने लगे और बोले, पापा? कौन पापा? बेटा, कौन हो तुम? क्या तुम मुझे जानते हो? तब मुकुल अपने पिता की इन बातों से शर्मिंदा होता हुआ बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा,
प्लीज़ ऐसा मत कहिए। तो राजेश जी फिर से बोले, अरे बेटा, ना जान ना पहचान, क्यों रिश्ते बना रहे हो? तुम तो मुझे जानते ही नहीं हो। फिर कौन पापा और कैसा पापा? मेरी कोई औलाद नहीं हो सकती ऐसी। अगर तुम मेरे बेटे होते तो मेरे मुसीबत के समय में मेरा साथ देते। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, तुम तो कोई और ही हो। मैंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए जैसे तुम्हारे अंदर हैं। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। तब मुकुल यह सब बातें सुनकर बस रोए जा रहा था। अपने हाथ जोड़कर पिता के आगे बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपने दोस्तों के सामने आपका साथ देने में कोई शर्म नहीं थी। बस शर्म थी तो इस बात की कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे। कहेंगे कि यह तो एक ठेले वाले का बेटा है, इसके पापा तो सब्जियां बेचते हैं। जबकि मेरे बाकी दोस्तों के मम्मी पापा कोई बिजनेसमैन है, तो किसी की अच्छी खासी दुकान है, तो कोई अच्छी खासी नौकरी करता है। ऐसे में सबके सामने आपको पिता कहना मुझे लगा कि जैसे इससे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और इसीलिए मैंने एक बेटा होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। तो राजेश जी बोले कि हमने तो कभी किन्हीं भी हालातों में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। जब तुम छोटे से थे तो एक बार तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके लिए मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उस दिन मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई। उस दिन ऑफिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो हूँ ही। बेशक तुम्हारे जितना तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं भी कहीं काम किया करता था, और उस मालिक ने उस ऑफिस में मुझे रुकने के लिए ही कहा था उस दिन, और वह भी तब जब तुम्हें भी मेरी ज़रूरत थी, और यह काम उसके लिए भी ज़रूरी था। लेकिन मैं सब काम छोड़ छाड़ के तुम्हारे लिए वहाँ भागा चला आया। उसके अगले दिन भी मैं काम पर नहीं गया, पर ऐसे ही जब तक तुम ठीक नहीं हुए, तब तक पूरे 15 दिन तक मैं यूं ही घर पर बैठा रहा, और 15 दिनों तक मैं एक दिन भी काम पर नहीं गया। और जब 15 दिन बाद मैं काम पर गया, तो मालिक ने मुझे यह कहकर भगा दिया कि या तो पहले परिवार को देख लो, या फिर पहले अपने काम को देख लो। अगर इतनी ही अपने बच्चों की परवाह है, तो हर टाइम तुम उनके पास ही रहा करो। काम पर आने की या काम करने की तुम्हें ज़रूरत ही क्या है? और तब तो मैंने फिर भी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उनके लाख धुतकारने पर भी मैंने उन्हें मनाया, क्योंकि तुम्हारा पेट भरना बहुत ज़रूरी था, और मेरे पास एक नौकरी ही वह साधन थी, क्योंकि मालिक को मुझ पर बहुत भरोसा था। मैं मालिक का सबसे भरोसेमंद आदमी था, इसीलिए उन्होंने मुझे काम पर वापस रख लिया। लेकिन 2 दिन बाद तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना था, पर इसके लिए मुझे मालिक से 3-4 घंटे की छुट्टी चाहिए थी, लेकिन उसने मुझे छुट्टी नहीं दी, और मालिक मुझसे बोला कि या तो नौकरी संभाल लो या बच्चों को देख लो। तो मैंने उस दिन बिना कुछ सोचे समझे अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मेरे लिए नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी तुम थे। मेरी इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी जान थी। तुम्हारे लिए मैंने कभी कोई समझौता नहीं किया। तुम मेरे लिए हमेशा ही सबसे पहले रहे। लेकिन आज तुमने जो किया है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगी। पर अच्छा हुआ बेटा, जो तुमने वक्त रहते ही मेरी आंखें खोल दी। अभी तो इतनी बुरी स्थिति भी नहीं हुई थी कि जितनी बुरी भविष्य में हो सकती थी, लेकिन बेहतर है कि तुमने मुझे पहले ही बता दिया कि हम तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। हमें अपने मरने तक अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। तुम हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारा साथ देने के लिए हमारे पास हो ही नहीं। अच्छा हुआ कि तुमने वक्त रहते ही हमें एहसास दिला दिया। इधर मुकुल अपने पिता से माफ़ी मांगता रहा कि तभी
कांस्टेबल ने आकर दरवाज़ा खोल दिया और राजेश जी वहाँ से अपने घर चले गए। पुलिस वालों ने उनके साथ ज़्यादा मारपीट तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उस लड़की ने चोरी का इल्ज़ाम बहुत बड़ा लगाया था, क्योंकि वह लड़की 1.5 लाख रुपए तक की चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी, इसीलिए पुलिस वालों ने राजेश जी से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की थी। वे लोग उनके साथ सख्ती बरत रहे थे और इसीलिए उन्होंने उनको थोड़ा मारा पीटा भी था। साथ ही उन्होंने उस लड़की का नंबर भी लिया था कि जैसे ही कुछ पता चले तो वह उस लड़की को बुला लें, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मुकुल के दोस्तों को भी पता चल चुका था कि राजेश जी कोई और नहीं बल्कि मुकुल के पिता ही हैं। मुकुल को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई, इस बात पर नहीं कि उसके पिता गरीब हैं, बल्कि उसे यह सोचकर शर्मिंदगी हुई इस बात पर कि उसकी सोच कितनी घटिया हो गई थी। अमीर लोगों के बीच रह रहकर वह भी इंसानियत भूल गया था, वह भी अपनापन भूल गया था। उसके लिए अगर कुछ मायने रखने लगा था तो वह झूठी शान जो किसी काम की नहीं है। जब वह भी रात को घर आया तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह जाकर अपने पिता से नज़र भी मिला सके। इधर राजेश जी की पत्नी मुकुल से बार बार पूछ रही थी कि मुकुल क्या हुआ है? जब से तेरे पिताजी आए हैं बड़े खोए खोए से लग रहे हैं, मुझे तो कुछ बता नहीं रहे हैं। तू ही पूछ कर देख ले कि क्या हुआ है। इतनी ही देर में उनके बड़े बेटे का फ़ोन आ गया। मुकुल का फ़ोन बजा। उनका बड़ा बेटा, जो कि एक सरकारी परीक्षा का एग्ज़ाम देने के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। जैसे ही मुकुल के पास उसके बड़े भाई मानव का फ़ोन आया तो मुकुल तो पहले से ही सोच रहा था कि वह अपने भाई से, अपने पापा से किस मुंह से बात करेगा। उसने जो गलती की थी वह इतनी छोटी भी नहीं थी, बहुत बड़ा पाप किया था उसने। लेकिन जैसे ही मुकुल ने फ़ोन उठाया तो उसका भाई मानव उस पर बरस पड़ा और मानव बोला कि ये तूने क्या किया? ये तूने जो कुछ भी किया है ना मुकुल, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। और अगर तुझे माँ पापा को अपने माँ बाप कहने में इतनी ही शर्म आती है तो आज के बाद तुझे जैसे रहना है तू वैसे रहना। तेरा माँ पापा से या मुझसे आज के बाद तेरा हमसे कोई मतलब नहीं है। यह दोनों सिर्फ मेरी जिम्मेदारी होंगे और मुझे ही इनका ख्याल रखना भी अच्छे से आता है। इसीलिए कल को मैं जैसे ही आ जाऊंगा उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि क्या कैसे करना है। लेकिन तू अब के बाद अकेला रहना। तुझे हम जैसे गरीबों के साथ रहने की ज़रूरत नहीं ना। तुझे शर्म आ रही होगी वैसे भी, है ना? तुझे तो वहाँ इन्हें अपना पापा कहते हुए भी शर्म आ रही थी, क्योंकि यह तो ठेला चलाते हैं ना। लेकिन तुझे यह बात सोचकर शर्म नहीं आई कि एक ठेला चलाने वाला आदमी इतने बड़े और इतने महंगे कॉलेज में हमें पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठा कर रहा है? वह पैसे कैसे जोड़ता है? तूने यह नहीं सोचा कि पापा वहाँ से यहाँ तक ठेले पर सब्जियाँ क्यों ला रहे थे? वह तो ऑटो से भी सब्जियाँ ला सकते थे, लेकिन नहीं। तुझे तो यह सब सोचने की फुर्सत ही भला कहाँ थी? तुझे तो अपने दोस्तों के सामने अपनी अमीरी दिखानी थी। तेरी बेइज्जती जो हो जाती अगर तू उन्हें उस समय अपना पिता कह देता तो तेरे दोस्तों के सामने तेरी इज्जत कम हो जाती। इसीलिए तूने उन्हें अपना पिता नहीं कहा। और भी ऐसी ही बहुत सारी बातें उसने अपने भाई को सुनाई। मुकुल, जो कि पहले से ही अपनी गलती पर पछता रहा था, वह बस रोए जा रहा था और इधर उसकी माँ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुकुल और उसके पिता के हालात देखकर कहीं न कहीं उन्हें अंदाज़ा था कि कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही चिंताजनक है और यह दोनों ही इस बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हें कोई बता नहीं रहा है। उनके कई बार पूछने पर भी जब उन्हें किसी ने कुछ नहीं बताया तो वह अपने बेटे को फ़ोन करने लगी कि तभी मुकुल अपने पापा से जाकर माफ़ी मांगने लगा। वह उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लगा
कि प्लीज़ पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कितना स्वार्थी हूँ मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि आपने हमारे लिए इतना सब कुछ कैसे किया है, कहाँ से किया है, कितनी मेहनत से किया है, कैसे आपने हमारे लिए पाई पाई जोड़कर हमारे लिए इतनी सुविधाएं की हैं। आपको जब मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं उस पल सब कुछ भूल गया। उस पल में मैंने आपका साथ नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुकुल ने बहुत माफ़ी मांगी तो राजेश जी उसे माफ़ नहीं कर पा रहे थे। अब दोनों बाप बेटे की बात सुनकर राजेश जी की पत्नी भी अंदाज़ा लगा चुकी थी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। उन्होंने अब अपने पति को समझाया कि आप उसे माफ़ नहीं करना चाहते। मैं जानती हूँ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे पछतावे के आंसू दिखाई दे रहे हैं। जब से आप आए हैं तब से आप जितने परेशान हैं उतना ही परेशान मुकुल भी है। जब से वह आया है तब से बस रोए जा रहा है। अगर कल को उसने इस दुख में, इस पछतावे में आकर कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या करेंगे आप? मैं कहती हूँ कि आप उसे माफ़ कर दीजिए। बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। और सचमुच मुकुल को अपनी गलती का पछतावा भी था। अगली सुबह होते ही मानव घर आ पहुँचा और उसने घर आते ही बिना कुछ सोचे समझे मुकुल के गाल पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और गुस्से से मानव मुकुल को कहने लगा कि पापा, आज के आज आप इसे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए और जो भी ज़मीन इसके हिस्से में आती है वह इसके नाम कर दीजिए। आज के बाद इसका हम तीनों से कोई मतलब नहीं है। यह अपने उन्हीं दोस्तों के पास रहेगा जिनके सामने अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए इसने आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन मुकुल बेचारा क्या ही कहता, वह तो बस हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था कि भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं इस वक्त यह सब नहीं सोच पाया। मुझे आप लोगों से अलग नहीं होना। आप तीनों के अलावा मेरा है ही कौन? आप तीनों मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। वैसे भी मुकुल की पूरी रात रोते रोते ही बीती थी और वह भी बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि वह अपनी गलती पर पछता रहा था। मुकुल की आंखें लाल हो रही थीं और उसका गला बिल्कुल बैठा हुआ था। पूरी रात रोते रोते उसकी आवाज़ भी अजीब सी हो गई थी। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर राजेश जी को उस पर तरस आ गया और आखिरकार उन्होंने भी अपने बेटे को माफ़ कर दिया। मुकुल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि वह क्या गलती कर रहा है। उसके माँ बाप ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और भविष्य में कभी भी ऐसी गलती ना करने की मुकुल ने कसम खाई और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। राजेश जी एक साथ में इन सब बातों को तो नहीं भूल पाए, लेकिन मुकुल ने क्योंकि अपने दोस्तों को अब सब कुछ बता दिया था तो अगले ही दिन मुकुल के सारे दोस्तों के साथ रीना भी उसके घर आई और उसने हाथ जोड़कर राजेश जी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। लेकिन इन सब से वह समय बदलने वाला नहीं था। राजेश जी उस बेइज्जती को नहीं भूल सकते थे। जो घाव उन्हें मिले थे वह इतनी जल्दी नहीं भुलाए जा सकते थे, लेकिन वक्त हर चीज़ का मरहम होता है। उनके बेटे और उनकी पत्नी उनके साथ रहे। उन्होंने उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा और साथ ही यह भी ध्यान रखा कि जितना जल्दी हो सके राजेश जी उस बात को भूल जाएं और जल्द से जल्द वह पहले की तरह ठीक हो जाएं। अब वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होता गया और अब मुकुल, मानव, राजेश जी और उनकी पत्नी सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो।
साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी है ऐसी कोई कहानी और आप दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिख भेजें हमें दी हुई मेल आईडी पर। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अब एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।